ये कह दिया कि उसने रूपल का जब आहान ने मजाक में ये कह दिया कि उसने रूपल का फायदा उठाया था, रोहन की हालत बद से बदतर होने लगी थी। अच्छा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से कैजुअली कहा, ठीक है अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो? हमारे साथ सुनने के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा था। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। जब रोहन वहां से चला गया, रूपल हैरानी भरी नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वही बुज़दिल और चुपचाप रहने वाला आहान है? ये इतना कैसे बदल गया? जब शनाया ने मुझसे कहा कि आहान ने उसके लिए यामिनी आंटी से भी बहस की, तो मुझे लगा शनाया बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही थी। क्या आहान ने अभी अभी सच में रोहन से पंगा लिया है? क्या आहान ये नहीं जानता कि रोहन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? या फिर आहान को इस सब से फर्क ही नहीं पड़ता कि रोहन रिवेंज लेने के लिए इसके साथ क्या क्या कर सकता है? मुझे तो उस दिन प्राइड रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, तभी से इस आहान पर शक हो रहा था। हो ना हो, आहान को देखकर ही उस विकी भाई का रवैया बदल गया था। लेकिन उस दिन आहान ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ भी करके सबका पता लगाना होगा। मुझे जानना है कि इस आहान में इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है। रूपल आहान के इस ब्रेव और बोल्ड अंदाज को देखकर दंग रह गई थी। जब आहान ने उसकी अजीब सी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, आहान का मुंह बन गया। रूपल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? सवाल सुनते ही रूपल अपने सेंसेस में वापस लौटी और आहान की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ कहा, पता नहीं, आजकल तुम हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ। तुम्हारे पर काटने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो कंफ्यूज हो गई। रूपल, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जरा साफ साफ कहो। रूपल आहान को हर वो सवाल पूछना चाहती थी जो उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और इस बात का फैसला लिया कि वो आहान से कुछ भी नहीं कहेगी। और रूपल ने उससे कहा, मैं क्या कहूँगी, जाओ जाके खाना बना दो। यहाँ बैठकर टाइम पास करने से अच्छा होगा कि तुम घर के कुछ काम ही कर दो। चलो जल्दी करो, मुझे और शनाया को भूख लगी हुई है। अपनी ये बात कहने के बाद रूपल ऊपर जाने लगी। आहान रूपल की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गया। क्या ये चुड़ैल मुझे अपने घर का नौकर समझ रही है? शनाया को भूख न लगी हुई होती तो मैं इस रूपल की एक भी बात न सुनता। ये कहने के बाद आहान किचन की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। इस वक्त के दरमियान आहान, शनाया और रूपल ने एक साथ बहुत मस्ती की, बहस भी की और आहान ने बहुत काम भी किया। उन तीनों की लाइफ से परेशानी कोसों दूर थी, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो रहा था। इन 3 दिनों में मिसेस यामिनी गिल का सर दर्द से और इरिटेशन से फटा जा रहा था। एक तो हर रोज शनाया को कम से कम 50 बार कॉल करने के बाद भी शनाया उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से सीमा बुआ जी और रतन ने उनके घर में अपना बढ़िया डेरा जमा लिया था। सीमा बुआ जी ने शनाया के रूम को और रतन ने आहान के कमरे को हथिया लिया था और अब वो दोनों वहीं रहने लगे थे। इतना ही नहीं, मिसेस यामिनी गिल को उन दोनों के लिए दिन का 3 बार खाना और बीच बीच में चलने वाला चाय नाश्ता अकेले ही बनाना पड़ रहा था। सीमा बुआ जी या तो दिन भर सोफे पर फैलकर टीवी देखती रहती और अगर वो करने से मन भर जाता था तो मिसेस यामिनी गिल के कपड़े और गहने पहनकर बैठ जाती थी। मिसेस यामिनी गिल अच्छे से जानती थी कि जब तक सीमा बुआ जी को 25 लाख रुपए कैश में नहीं मिलने वाले थे, वो यहीं उनके सर पर बैठकर उन्हें तंग करने वाली थी। अब मिसेस यामिनी गिल से ये सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से शनाया को कॉल लगाया। लेकिन जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, बहुत देर तक बजने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस यामिनी गिल ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ फोन नीचे रख दिया। अचानक से सीमा बुआ जी ने उनके पास आकर सवाल किया, भाभी, क्या शनाया से बात हुई? वो कब तक वापस आ रही है? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी का ये सवाल सुना, वो अपने होश में वापस लौटी। वो सीमा दीदी, मेरी अभी उसके साथ बात हुई है। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। सीमा बुआ जी नाराजगी के साथ बोली, भाभी, क्या मैं आपको बेवकूफ लग रही हूँ? मैं आपका चेहरा अच्छे से पढ़ सकती हूँ। लगता है शनाया आपकी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही है।
मैंने सही कहा ना? मिसेस यामिनी गिल अपनी ननंद का ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उन्हें इस बारे में कैसे पता चल सकता था? मिसेस यामिनी गिल की हैरानी भरी खामोशी सीमा बुआ जी के इस अंदाजे को सही साबित कर रही थी। सीमा बुआ जी ने फिर अपनी भाभी को अल्टीमेटम देते हुए कहा, भाभी, मैं नहीं जानती कि आप ये कैसे करने वाली हैं, लेकिन अपनी बिगड़ी हुई बेटी को वापस लेकर आइए। अगर मुझे 3 दिन के अंदर 25 लाख रुपए नहीं मिले तो आपकी सारी हरकतें और मनोज शर्मा के साथ आपका रिश्ता मैं पूरे गिल खानदान को बता दूंगी। और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल का चेहरा ही सफेद पड़ गया कि उन्होंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर कर रखा था। सीमा बुआ जी ने और सुनाते हुए कहा, भाभी, वैसे पहले तो आप जो भी कहती थी शनाया वैसा ही करती थी, लेकिन देखिए क्या दिन आ गया है। उस निकम्मे अहान के लिए शनाया ने आपको, अपनी माँ को छोड़ दिया है। आप सच में अपनी बेटी को संभालने में फेल हो गई भाभी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपनी किस्मत और अपने निकम्मे दामाद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो बुदबुदाने लगी। अहान, तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुमने शनाया को अपनी तरफ से ना किया होता तो शनाया मेरी हर बात मानने को तैयार थी। मेरी ही गलती है। मुझे पहले ही शनाया से डिवोर्स पेपर्स पर साइन ले लेने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और अब ये सीमा, ये तो मेरे सर पर ही बैठ गई है। हर दूसरे पल मुझे मनोज शर्मा का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। एक बार शनाया वापस आ जाए तो फिर मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। भले ही मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में इतना सब चल रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त वो बहुत दुखी थी। अपनी भाभी की ऐसी हालत का फायदा उठाने के लिए सीमा बुआ जी के दिमाग में एक ख्याल आ गया। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल को फिक्रमंद लगते हुए कहा, भाभी, वैसे मुझसे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं आपको इस सब का एक उपाय बताती हूँ। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो ना ही सिर्फ शनाया वापस घर लौटकर पहले की तरह समझदार बन जाएगी, लेकिन साथ ही वो निकम्मा अहान, उससे भी गिल परिवार और शनाया का पीछा छोड़कर हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की कही ये बात सुनी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उनकी आंखों में अब थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगी। मिसेस यामिनी गिल ने क्यूरियस लगते हुए सीमा बुआ जी से कहा, सीमा दीदी, क्या ऐसा हो सकता है? मगर कैसे? आपके पास कैसा प्लान है? मिसेस यामिनी गिल का सवाल सुनते ही सीमा बुआ जी कॉन्फिडेंट लगने लगी। आखिरकार सिर्फ पैसे मिल जाने से वो सब कुछ भूलने नहीं वाली थी। सीमा बुआ जी को अहान से बदला भी तो लेना था, इसलिए ये प्लान मिसेस यामिनी गिल के साथ ही सीमा बुआ जी के लिए भी बहुत जरूरी था। उन्होंने फिर अपना एक एक शब्द सोच समझ कर कहते हुए अपना प्लान बताना शुरू किया। सीमा बुआ जी बोली, आसान है भाभी, आप पूरे शहर में ये बात फैला दीजिए कि अब अहान आपका दामाद नहीं है। आपकी प्यारी और कामयाब बेटी ने उससे अलग होने का फैसला ले लिया है और इसी वजह से निकम्मा अहान अब से गिल खानदान का जमाई नहीं रहा। जाहिर सी बात है आपका इरादा साफ होगा, शनाया के लिए नया पति ढूंढना। सीमा बुआ जी की कही एक एक बात सुनकर मिसेस यामिनी की आंखों में चमक लौटने लगी। वो ये कैसे भूल सकती थी कि शनाया अब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड थी और इसी वजह से सभी बड़े बड़े खानदान शनाया के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे। और जिस तरह का अहान का रेपुटेशन था कि वो एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर था, किसी को भी इस बात से हैरत नहीं होती कि शनाया ने डिवोर्स लिया हुआ है। भले ही अभी तक शनाया और अहान का डिवोर्स हुआ नहीं था, मिसेस यामिनी गिल कुछ ना कुछ करके वो दिन भी जल्दी लेकर आती। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि अब उन्हें रोकने के लिए शेखर गिल भी वहां नहीं थे। जिस तरह की उनकी हालत थी, वो इतने जल्दी हॉस्पिटल से वापस नहीं आने वाले थे। इस सब के बारे में कैलकुलेटिव होकर सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगी। ये आइडिया उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर सच में ये सब मुमकिन हुआ तो मैं शनाया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। ऐसा लड़का जो स्टेटस में गिल परिवार से भी बड़ा हो। ऐसा लड़का जो उस अहान से 1000 गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा, लेकिन अगले ही पल उनकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई।
मिसेस यामिनी गिल ने परेशान लगते हुए सीमा बुआ जी से कहा। लेकिन सीमा दीदी, शनाया खुद घर छोड़कर गई है। उसने आहान का साथ देने का फैसला किया है। हम उसे वापस कैसे लाएंगे? और वो तो कभी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मानेगी भी नहीं। मिसेस यामिनी गिल का ये सवाल सुनकर सीमा बुआ जी भी कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। ये प्रॉब्लम तो सीरियस थी। शनाया के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन अगर शनाया को कुछ पता नहीं चल पाए तो शायद ये सब मुमकिन था। जैसे ही सीमा बुआ जी के दिमाग में ये ख्याल आया, वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगी। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, ये हो सकता है, बस हमें शनाया को इस सब के बारे में पता नहीं लगने देना है। आगे हम जो करेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मिसेस यामिनी गिल ने ये बात सुनी तो वो क्यूरियस हो गई। अगर ऐसा कोई रास्ता था जिससे आहान को धक्के मारकर गिल परिवार से निकाला जा सकता था, तो मिसेस यामिनी गिल कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, क्या सीमा दीदी, ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं? मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी की आंखों पर इस वक्त आहान से नफरत की पट्टी बंधी हुई थी और इसीलिए अपना इरादा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मिसेस यामिनी गिल के पूछे हुए सवाल को सुनने के बाद सीमा बुआ जी मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग जल रही थी। अपनी भाभी के सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने कहा, स्वयंवर। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अब क्या करने वाले थे? क्या सच में शनाया का स्वयंवर होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी की कही ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल को समझ ही नहीं आया कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, स्वयंवर? कैसा और किसका स्वयंवर? मिसेस यामिनी गिल इस वक्त कंफ्यूज हो गई थी। सीमा बुआ जी ने सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, भाभी, इसमें ना समझने जैसा क्या है? बात साफ है, शनाया का स्वयंवर। शनाया खूबसूरत है, बिजनेस इंडस्ट्री में अपने पोटेंशियल को साबित कर चुकी है। उसका नाम शिमला के हर बड़े खानदान में जाना जाता है। वो उसे क्या कहते हैं? हाँ, शनाया एक परफेक्ट पैकेज है। कोई भी उससे शादी करने के लिए एक पैर पर भी तैयार हो जाएगा। सीमा बुआ जी के इतने शातिर और चालाक दिमाग को जानकर यामिनी गिल दंग रह गई थी। उन्होंने ना में अपना सर हिलाते हुए सीमा बुआ जी से कहा, सीमा दीदी, शनाया ऐसी दकियानूसी बातों के बारे में सोचेगी भी नहीं और तुरंत मना कर देगी और कभी भी घर पर लौट कर नहीं आएगी। मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, भाभी, तो फिर आप किस काम में आएंगी? अब अगर हमें कुछ बड़ा जीतना है तो जान की बाजी तो लगानी ही पड़ती है। अब मिसेस यामिनी गिल को अपनी इस लोमड़ी जैसी चालाक ननद से घबराहट होने लगी थी। जान की बाजी लगाने का क्या मतलब था? मिसेस यामिनी गिल ने हकलाते हुए कहा, सीमा दीदी, जान की बाजी लगाने का क्या मतलब है? मिसेस यामिनी गिल को ऐसे डरते हुए देखकर सीमा बुआ जी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए बोली, भाभी, स्वयंवर के दौरान जो भी लड़का आप अपने दामाद के तौर पर पसंद करेंगी, उसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो शनाया को उस लड़के के साथ जाना ही होगा। और अगर शनाया ऐसा करने से मना करती है तो आपको अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। आपकी बेटी आपसे इतना प्यार तो करती है कि आपको जेल जाने से बचा ही लेगी। अब मिसेस यामिनी गिल का चेहरा जम गया था। इनडायरेक्टली ये औरत शनाया को बेचने की बात कर रही थी और वो भी इस कीमत पर कि मिसेस यामिनी गिल को जेल जाना पड़े। कुछ देर तक अपनी ननद की कही बात को प्रोसेस करने के बाद आखिरकार मिसेस यामिनी गिल अपने होश में वापस लौटी। उन्होंने बिना ज्यादा देर सोचे अपना फैसला कर लिया और बहुत ही फर्म अंदाज से अपनी चालाक ननद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक तो ना ही मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी को किसी चीज की तरह समझती थी और ना ही वो किसी बेवकूफ और लालची औरत के कहने पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों की तरह आहान आज भी रूपल और शनाया के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था। फ्रूट जूस, शनाया के पसंद की इडली और चटनी के साथ ही आहान ने रूपल के लिए फ्रेंच टोस्ट बना दिया था।
जब आहान किचन से सब कुछ एक एक करके डाइनिंग टेबल पर ला रहा था, सीढ़ियों से शनाया ने उसे देखा। शनाया अभी अभी नहाकर नीचे आ रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आहान उसकी खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहा था, तो शनाया के दिल में नरमी छा गई। दूर से ही आहान को देखते हुए शनाया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन में कहा, आहान बहुत परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट। पता नहीं ये बात समझने में मुझे इतनी देर क्यों लगी। पता नहीं मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ। आहान ने इस वक्त एक नॉर्मल सी मरून रंग की टी शर्ट और सफेद रंग के पैंट्स पहने हुए थे। उसकी 6 फीट की हाइट, सुपर टोन बॉडी और गहरी आंखें देखते हुए शनाया कितनी देर तक वहीं खड़ी रही उसे भी पता नहीं चला। एकदम से शनाया का ध्यान आहान के चेहरे पर गया और वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। शनाया ने ध्यान से आहान की नाक को देखते हुए अपने आप से ही कहा, क्या आहान की नाक इतनी क्यूट है? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एकदम लंबी और सीधी। जब आहान की नाक को साइड से देखा जाए तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन जब सामने से देखा जाए तो आहान बहुत सीरियस लगता है। उफ यार, मेरा हबी इतना हैंडसम क्यों है? आहान सच में एक एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल मॉडल बन सकता है। मॉडल ही नहीं, आहान बॉलीवुड का एक जाना माना एक्टर भी बन सकता है। जब शनाया आहान को देखते हुए मन ही मन में उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, पीछे से रूपल भी आ गई। जब उसने देखा कि 15 मिनट पहले नीचे आई शनाया अभी भी यहीं खड़ी थी, तो वो कंफ्यूज हो गई। रूपल ने फिर शनाया की नजरों को फॉलो किया और देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आहान को देख रही थी। और इतना ही नहीं, शनाया अकेले में ही स्माइल भी कर रही थी। ये सिचुएशन देखकर रूपल का मुंह बन गया। उसने 1-2 बार धीरे से शनाया का नाम पुकारा, लेकिन शनाया का ध्यान तो कहीं और ही था। अब रूपल का पेशेंस खत्म हो गया और उसने शनाया को हल्के से धक्का देते हुए कहा, शनाया, क्या तुम ठीक हो? ये क्या चल रहा है? एकदम से किसी के छूने से शनाया अपने होश में वापस लौटी और रूपल को देखकर बोली, रूपल क्या कर रहे हो यार? मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। रूपल ने जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की कही ये बात सुनी, वो अपना सर पीटने लगी। रूपल ने फिर शनाया से कहा, डार्लिंग, हार्ट अटैक तो मुझे आ गया है ये देख के कि तुम अपने ही हस्बैंड को ताड़ रही हो, और वो भी ऐसे छिपकर, मानो वो तुम्हारा नहीं किसी और का हस्बैंड हो। रूपल की कही बात सुनकर शनाया ने अपनी नाक सिकुड़ ली। उसने अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहा, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो यार? ताड़ना क्या होता है? मैं तो बस आहान को देख रही थी और मुझे छिपने की क्या जरूरत है? चलो नीचे। ताड़ना नहीं, देखना कहते हैं। और ये जो तुम लाल हुई जा रही हो, इसे क्या कहते हैं? मैं तो इसे ब्लश करना कहती हूँ। शनाया सच में शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी उसने रूपल की कही बातों को सुनकर अनसुना कर दिया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रूपल ने भी अपनी जगह ले ली। आहान ने अब तक टेबल पर सब कुछ सर्व कर लिया था। जब शनाया ने देखा कैसे आहान ने सब कुछ अकेले ही कर लिया था, तो वो आहान से बोली, आहान, तुम कुकिंग में हर दिन के साथ पहले से ज्यादा एक्सपर्ट होने लगे हो। वैसे रोज इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए थैंक यू। जब आहान ने देखा कि शनाया उसके काम से खुश हो गई थी, तो वो मुस्कुराने लगा। आखिरकार वो ये सब अपनी बीवी की खुशी के लिए ही तो करता था। आहान शनाया से कुछ कह पाता इससे पहले ही रूपल ने उसे इंटरप्ट कर दिया। उसने आहान की तरफ देखकर इम्प्रेस लगते हुए कहा, हाँ आहान, शनाया सही कह रही है। तुम सच में अच्छा खाना बनाते हो और बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गया। आहान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या शनाया की ये नकचड़ी दोस्त, जिसने हमेशा से आहान से नफरत की थी, क्या वो आहान की तारीफ कर सकती थी? क्या आज सूरज उल्टी दिशा से निकला हुआ है? एक बार के लिए कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये चुड़ैल मेरी तारीफ नहीं कर सकती। अब जरूर कुछ उल्टा कहेगी, मैं जानता हूँ। आहान ने मन ही मन में कहा। जब शनाया ने देखा कि फाइनली रूपल आहान के साथ अच्छे से बिहेव करने लगी थी, वो खुश हो गई। लेकिन बेचारी शनाया को कहाँ पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। जैसा कि आहान ने अंदाजा लगाया था, रूपल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे आहान, अब जब मैं इंडिया लौटी हूँ तो मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि घर के सारे काम करने के लिए कोई अच्छी सी मेड ढूंढ लूं। मैं उससे बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई मेड मिली ही नहीं। क्यों ना तुम ही मेरे घर पर जॉब कर लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगी और साथ ही तुम यहाँ रह भी सकते हो। इसी बहाने शनाया और मैं भी पहले की तरह सब कुछ साथ में करेंगे। रूपल ने आहान को ये जॉब ऑफर इतनी सच्ची स्माइल से दिया था कि शायद ही कोई समझ पाता कि उसके असल इरादे क्या थे। आहान ने जैसे ही रूपल की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया।
आहान ने रूपल को कोसते हुए मन ही मन में कहा। मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मुझे अपने घर का काम वाला बनाना चाहती है। ऊपर से इस रूपल के तो मेरी ही बीवी पर हक भी जमाने का मास्टर प्लान भी तैयार है, सिर्फ क्योंकि शनाया यहाँ पर बैठी है, वरना मैं इस रूपल के मुंह पर ये गरम कॉफी फेंक देता। आहान की फ्रस्ट्रेशन उसकी आंखों में साफ थी। अगले ही पल रूपल ने इस तरह कॉफी का कप उठाया मानो वो आहान के दिल में चल रही सारी बातें सुन रही थी और अब आहान को चुनौती भी दे रही थी। जब शनाया ने देखा कि अब ये दोनों एक बार फिर से शुरू होने वाले थे, तो उसने एक गहरी सांस ली और कोई बहाना बनाते हुए आहान से बोली, आहान, क्या तुम प्लीज मेरे लिए ब्रेड ले आओगे? आहान ने शनाया की बात सुनी तो तुरंत हाँ में सर हिला दिया और रूपल को घूरते हुए किचन में चला गया। जैसे ही आहान वहाँ से चला गया, शनाया ने रूपल के हाथ पर हल्के से मारकर कहा, रूपल, तुम आहान से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों कहती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। अगली बार से ऐसा मत कहना। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा? तुम उसे आगे से हर्ट नहीं कर सकती, समझ गई? शनाया की डांट सुनकर रूपल ने मुंह बनाकर उससे कहा, क्या तुम इतने सालों की दोस्ती के ऊपर उस बेवकूफ आहान को चुन रही हो? शनाया ने रूपल के सवाल को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी जगह से उठ गई। फिर शनाया ने किचन की तरफ जाते हुए रूपल से कहा, तुमने सही पहचाना। अब आगे से ख्याल रखना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शनाया को जाते हुए देखकर रूपल ने गुस्से से अपना फ्रेंच टोस्ट खा लिया। जैसे ही रूपल ने उसे टेस्ट किया, उसके एक्सप्रेशन ही बदल गए। रूपल ने अपने आप से ही कहा, आहान को वो ऑफर तो मैंने बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है वो खाना बनाने में सच में एक्सपर्ट है। थोड़ी देर बाद आहान से फिर पूछती हूँ, शायद मेरे घर पे काम करने के लिए मान जाए। रूपल के फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए शनाया किचन में गई थी। उसने देखा कि आहान उसके लिए ब्रेड को बटर लगा रहा था। शनाया जल्दी से आहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आहान, मैंने रूपल को समझा दिया है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। आहान ने इस बार कुछ भी नहीं कहा, बस एक स्माइल के साथ शनाया को देखने लगा। जब शनाया ने देखा कि आहान उसे पल के झपकाए बिना देख रहा था, तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? आहान का सवाल सुनकर शनाया और जोर से हंसने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद शनाया ने आहान के कान के करीब जाकर कहा, आहान, इसे ताड़ना कहते हैं। क्या तुम मुझे ताड़ रहे हो? शनाया की कही ये बात सुनकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक ही वक्त पर नर्वस भी हो रहा था और शर्मा भी रहा था। आहान ने फिर कुछ सोचा और हाथ पकड़े ब्रेड को शनाया को देकर कहा, मैं तो बस आपको देख रहा था। ये ताड़ना कैसा शब्द है, और पता नहीं आप ये सब नई चीजें कहाँ से सीख रही हैं? जब शनाया ने देखा कि आहान शर्म के मारे उससे नजरें चुरा रहा था, तो उसने फिर से आहान को छेड़ते हुए कहा, और ये जो तुम लाल हो रहे हो ना, इसे ब्लश करना कहते हैं। जब शनाया आहान को ऐसे चिढ़ा रही थी, किचन के दरवाजे पर खड़ी रूपल ने अपने आप से कहा, ये लड़की तो गई काम से। क्या शनाया आहान को अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी? सीमा बुआ जी का अगला